जनवरी की एक ठंडी सुबह है और पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। दो युवक हाथ में एक अटैची लिए 26 अन्य यात्रियों के साथ एक छोटे फोकर विमान में सवार होते हैं। कुछ ही देर में यह विमान हवा में उड़कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगता है। विमान में अगल बगल बैठे इन दोनों युवकों की यात्रा बेचैनी में गुजर रही है, लेकिन इस चिंता के बावजूद वे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। विमान अब अपने गंतव्य के बहुत करीब है और लैंडिंग से कुछ ही समय पहले एयर होस्टेस सभी यात्रियों से अपनी सीट बेल्ट बांधने के लिए कहती हैं। लेकिन उसी समय उनमें से एक युवक लगभग दौड़ता हुआ कॉकपिट में घुसकर कप्तान के सिर पर पिस्तौल रख देता है और उसे विमान को किसी और देश की तरफ मुड़ने के लिए कहता है। इसी बीच दूसरा युवक अपने हाथ में एक हैंड ग्रेनेड लेकर यात्रियों की तरफ मुड़ता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वह हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करेगा। ये दोनों युवक टॉय पिस्टल और लकड़ी से बने एक हैंड ग्रेनेड की सहायता से प्लेन को हाईजैक करने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जबरन पड़ोसी देश में ले जाते हैं, जहां वे जेल में बंद अपने कुछ साथियों की रिहाई की मांग करते हैं। आपको लग रहा होगा ये किसी फिल्म का सीन बता रहा है। नहीं, ये हकीकत है। 50 साल पहले हुए विमान हाईजैकिंग की रियल कहानी है। इसमें हम बताने वाले हैं किस तरीके से विमान को हाईजैक किया गया और उसे कहां ले जाया गया 50 साल पहले। 30 जनवरी 1971 को दो कश्मीरी युवकों, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद हाशिम कुरैशी और उनके दूर के रिश्तेदार अशरफ कुरैशी, ने एक इंडियन फ्रेंडशिप फोकर विमान गंगा को श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू जाते हुए हाईजैक कर लिया था और बाद में उसे जबरन पाकिस्तान के शहर लाहौर ले गए। गंगा विमान सेवा से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन हाईजैकिंग की इस वारदात से केवल कुछ ही हफ्ते पहले अचानक उसे फिर से उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई थी। पहले ये जानते हैं कि विमान हाईजैकिंग की योजना कब और किसने बनाई। 1968 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अध्यक्ष मकबूल बट कश्मीर की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले सशस्त्र संघर्ष में अग्रणी व्यक्ति थे। उन्हें एक भारतीय अधिकारी अमर चंद की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई, तो वो जेल तोड़कर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भाग गए। इस घटना के कुछ समय बाद 16 वर्षीय एक युवक हाशिम कुरैशी भी अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने पाकिस्तान आया था। पेशावर में रहते हुए हाशिम कुरैशी की मुलाकात मकबूल बट से हुई। मकबूल बट से प्रेरित होकर हाशिम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। इस संगठन का उद्देश्य कश्मीर को पाकिस्तान और भारत दोनों से आज़ाद कराना था। ये युवक पार्टी के संदेश को फैलाने के लिए भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर इलाके में लौट आया। कुछ महीने बाद ये युवक सियालकोट के रास्ते दोबारा पाकिस्तान आया, लेकिन इस बार पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए उसने जो तरीका अपनाया वो गैर कानूनी था, जिसमें उसकी सहायता खुद भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के एक अधिकारी ने की थी, जो हाशिम कुरैशी को लाल चौक श्रीनगर में मिला और बॉर्डर पार कराने के बदले मकबूल बट के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था। BSF की मदद से सीमा पार करने के बाद हाशिम कुरैशी मकबूल बट से मिले और भविष्य की योजना बनाने लगे। 18 जून 1969 को मकबूल बट, हाशिम कुरैशी और अमानुल्लाह खान रावलपिंडी में डॉक्टर फारूक हैदर के घर खाने की मेज पर बैठे थे। अचानक रेडियो पर खबर आई कि इरिट्रिया की आज़ादी के लिए लड़ने वाले 3 युवकों ने इथोपिया के एक यात्री विमान पर हैंड ग्रेनेड और टाइम बमों से हमला कर दिया है, क्योंकि इथोपिया ने उस समय इरिट्रिया पर कब्जा किया हुआ था और वहां सशस्त्र स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। वहीं बैठे बैठे मकबूल बट के दिमाग में भी ये विचार आया कि उन्हें भी अपनी आज़ादी की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए कुछ इसी तरह की योजना बनानी चाहिए और एक विमान को हाईजैक करना चाहिए। विमान हाईजैक करने का जिम्मा हाशिम कुरैशी ने ले लिया और योजना बन के तैयार हो गया। जब योजना बन गई तो हाशिम कुरैशी को विमान हाईजैक करने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके लिए डॉक्टर फारूक हैदर के बहनोई जावेद मंटो, जो एक पूर्व पायलट थे, को हाशिम कुरैशी को प्रशिक्षण देने के लिए चुना गया था। जावेद मंटो फोकर विमान के बारे में सारी जानकारी देने के लिए हाशिम कुरैशी को रावलपिंडी के चकलाला हवाई अड्डे पर ले जाते रहे। उन्हें बताया जाता था कि पायलट कहां बैठता है, कॉकपिट में पायलट को काबू में कैसे करना है और विमान में बैठे यात्रियों से कैसे डील करना है। इसके अलावा हाशिम कुरैशी को हैंड ग्रेनेड चलाने और बम बनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें योजना के अनुसार एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्तौल के साथ वापस श्रीनगर भेजा गया। हाशिम कुरैशी ने श्रीनगर लौटने के लिए फिर सियालकोट सीमा को चुना, जहां BSF ने उन्हें पकड़ लिया और उनके कब्जे से एक पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिए। अपनी गिरफ्तारी के दौरान हाशिम कुरैशी ने मकबूल बट की योजना के बारे में
बीएसएफ को जानकारी दे दी कि कैसे उन्हें पाकिस्तान में एक भारतीय विमान को हाईजैक करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है और श्रीनगर के 2 अन्य लोग इस मिशन पर उनका साथ देंगे। हाशिम कुरैशी के अनुसार वास्तव में श्रीनगर वापसी के समय मकबूल बट ने बताया था कि अगर मैं सीमा पर पकड़ा गया तो अपने मिशन के बारे में उन्हें बता दूं और कहूं कि मेरे साथ 2 और लोग भी शामिल हैं जो श्रीनगर में हैं। इस तरह बीएसएफ वाले मारेंगे नहीं बल्कि बाकी लोगों को खोजने के लिए उसके साथ नरमी बरतेंगे। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि ठीक यही हुआ और बीएसएफ के लिए काम करने के लिए सहमत होने के बाद उन्हें न केवल रिहा किया गया बल्कि यह भी बताया कि उन्हें बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीएसएफ में भर्ती करना सब फर्जी था, लेकिन बीएसएफ ने उन 2 संदिग्ध हाईजैकर्स की पहचान करने के लिए उन्हें श्रीनगर हवाई अड्डे पर तैनात कर दिया। हाशिम कुरैशी वहां लगातार जाते रहे और विमान में सवार होने के बारे में रेकी करते रहे ताकि अपनी योजना पर अमल कर सकें। दूसरी ओर अपनी रिहाई के तुरंत बाद हाशिम कुरैशी ने अपने दूर के रिश्तेदार अशरफ कुरैशी को न केवल पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सूचित किया बल्कि उन्हें रोजाना वर्जिश के बहाने किला हरी पर्वत पर विमान हाईजैकिंग का प्रशिक्षण भी देते रहे। अभी एक और समस्या थी। चून की पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड बीएसएफ ने जब्त कर लिए थे और मकबूल बट से भी दोबारा हथियार नहीं मिल सकते थे। इसलिए हाशिम कुरैशी ने हथियारों के प्रबंधन के बारे में एक और योजना तैयार की। उन दिनों श्रीनगर में अखबारों में एक विज्ञापन आता था कि चोरों और लुटेरों से बचने के लिए असली जैसी दिखने वाली पिस्तौल खरीदें। उन्होंने समाचार पत्र में विज्ञापन में दिए गए पते पर एक पिस्तौल का ऑर्डर दे दिया और डिलीवरी के लिए पास की एक दुकान का पता दिया। 10 या 12 दिन बाद नकली पिस्तौल प्राप्त हुई जो काले रंग से पेंट करने पर असली रिवॉल्वर की तरह दिखाई देने लगी। अब हैंड ग्रेनेड का क्या करें? इसके लिए हाशिम कुरैशी ने अशरफ कुरैशी को दिखाने के लिए कागज पर हैंड ग्रेनेड के चित्र बनाकर दिखाए कि वह किस तरह का दिखाई देता है, जिस पर अशरफ कुरैशी ने कहा कि यह लकड़ी के बियर मग की तरह है, हम इसे खुद बना लेंगे। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। कुछ दिनों में ही एक लकड़ी का हैंड ग्रेनेड भी बन गया और 3 से 4 अलग अलग रंगों को मिलाकर लोहे का रंग बनाया गया जिसे उसके ऊपर लगाया गया तो वो असली हैंड ग्रेनेड जैसा दिखने लगा। उन दिनों भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी एक पायलट के रूप में श्रीनगर आते रहते थे और कुछ खबरें थीं कि राजीव गांधी पायलट के रूप में 30 जनवरी को श्रीनगर आ रहे हैं। हाशिम कुरैशी के अनुसार उन्होंने भी हाईजैकिंग के लिए 30 जनवरी का ही दिन चुन लिया था ताकि उसी विमान को वो हाईजैक करे जिसके पायलट राजीव गांधी हो। चूंकि बीएसएफ उन पर कड़ी नजर रखे हुए था इसलिए उन्हें चकमा देने के लिए विमान में चढ़ने का तरीका यह निकाला गया था कि उनके लिए टिकट अशरफ ने मोहम्मद हुसैन के नाम पर खरीदा और अशरफ के लिए टिकट उन्होंने खुद खरीदा। 30 जनवरी 1971 को शनिवार का दिन था और ये दोनों युवक तैयार होकर हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन उन्हें ये जानकर निराशा हुई कि राजीव गांधी किसी कारणवश नहीं आ सके, लेकिन योजना के अनुसार वे उपलब्ध विमान में सवार हो गए। अशरफ के पास एक ब्रीफकेस जिसमें नकली हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थी और वह आसानी से इन सामानों के साथ विमान में चढ़ गया। क्योंकि हाशिम कुरैशी ने पहले ही रेकी कर ली थी कि विमान में चढ़ते समय यात्रियों की कोई विशेष जांच नहीं होती। विमान ने सुबह करीब 11:30 बजे जम्मू के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ान भरी। चूंकि उन दिनों श्रीनगर और जम्मू के बीच आधे या पौने घंटे की उड़ान थी। जैसे ही एयर होस्टेस ने घोषणा की कि यात्रियों अपनी सीट बेल्ट बांध लें, विमान जल्द ही जम्मू में उतरने वाला है, तो हाशिम कुरैशी तेजी से अपनी सीट से उठकर कॉकपिट में चले गए। उसने जाकर नकली पिस्तौल बाईं ओर बैठे विमान के कप्तान M.K. काचरो के सिर पर रख दी और उन्हें जहाज को पाकिस्तान ले जाने के लिए कहा। पायलट ओबरॉय दाईं ओर बैठे थे और वह बिल्कुल भी नहीं देख सके कि पिस्तौल असली है या नकली। विमान अब अपने नए गंतव्य की ओर मुड़ चुका था। लोग भी मौके पर पहुंच गए थे। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि सिक्योरिटी के कुछ लोग हमारे पास आए, जिनसे हमने पूछा कि क्या ये लाहौर है। उसने कहा हाँ, ये लाहौर है। मैंने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम सच कह रहे हो। हाशिम कुरैशी के अनुसार उन्होंने अपने सर्विस कार्ड दिखाने शुरू किए और पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया। मैंने कहा कि यह सब तो नकली भी बन सकता है, जिसके बाद वो कलमा पढ़कर सुनाने लगे। इसके बाद हमें यकीन हो गया कि हम लाहौर में ही उतरे हैं। जब हाईजैकरों से उनकी मांगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब कश्मीर की आज़ादी के लिए किया है और उनके कुछ साथी जो भारतीय हिरासत में हैं, उन्हें यात्रियों और विमान को छोड़ने के बदले रिहा कराना है। हाशिम कुरैशी कहते हैं, हमें कहा गया कि महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दो, बाकी लोगों को चाहे कैद में रख लो। इस पर मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले हमारी बात मकबूल बट से कराई जाए।
सुरक्षा गार्ड मुझे लाउंज में ले गए, लेकिन मकबूल बट से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मेरी बात डॉक्टर फारूक हैदर से कराई गई, जो उस समय रावलपिंडी में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं फिरोज हूँ और हम परिंदा ले आए हैं, आप लाहौर आ जाएं। हाशिम कुरैशी का कोड नाम फिरोज था और ऑपरेशन का कोड नाम परिंदा था। विमान के अंदर महिलाएं डर की वजह से रो रही थीं, जबकि बच्चे भूख और प्यास के कारण रो रहे थे। हाईजैकर्स के अनुरोध पर प्रशासन ने यात्रियों को तुरंत पानी उपलब्ध कराया। हाशिम और अशरफ ने एक दूसरे से सलाह मशवरा किया और लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर ही महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया। हाशिम कुरैशी का कहना है कि करीब 1.5 घंटे बाद सुरक्षाकर्मी दोबारा आए और कहा कि डॉक्टर फारूक हैदर ने मैसेज भेजा है कि बाकी यात्रियों को भी छोड़ दें और विमान को अपने कब्जे में रखें। हमने उनकी बात मान ली कि ये तो हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे और शाम तक सभी यात्रियों को छोड़ दिया। अब केवल गंगा विमान हमारे कब्जे में था। हाशिम कुरैशी के अनुसार सभी यात्रियों को रिहा करना और बस विमान पर कब्जा करना निश्चित रूप से एक बचकानी बात थी, जिसने हमारी सौदेबाजी की स्थिति को कमजोर कर दिया, लेकिन तब हम भी तो बच्चे ही थे न। सभी यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर के एक होटल में ले जाया गया, जहां वे कुछ दिनों तक रहे और फिर उन्हें भारत भेज दिया गया और उस विमान को वहीं जला दिया गया।